Hi friends, welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is English grammar जो हमने अभी तक किया है उसका एक रिवीजन है। आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो भी ग्रामर टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं ताकि आप उसे भूल ना जाओ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9th स्टैंडर्ड के सेकंड सेमेस्टर के लिए भी और साथ ही साथ आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। सो ये ग्रामर टॉपिक्स आपको रिवीजन करते रहना चाहिए और आप इसे भूल ना जाओ, इसलिए आपको ये रिवाइज करवाऊंगा मैं आज और आप इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके। सो आज का वीडियो हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक 7 टॉपिक्स किए इंग्लिश ग्रामर के। आज हम लोग वो सभी रिवाइज करेंगे और जो भी बाकी के टॉपिक्स हैं जो कि नेसेसरी है 9th के लिए हम आगे आगे वो करते रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हमने जैसे कि शुरू किया था ग्रामर के टाइम, तो हमने जैसे सबसे से पहले शुरू किया है हमारे ग्रामर पूरे इंग्लिश ग्रामर के बेस से जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक बहुत इजीली समझ में आता है क्योंकि ये सभी से रिलेटेड होता है। तो ये समझना बहुत ही आसान भी होता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स इसे आसान समझकर इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स की कि एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी कंफ्यूजन की वजह से सिली मिस्टेक करके मार्क्स गवाते हैं। सो इसे रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको करनी चाहिए इसे रिवाइज, क्योंकि आपको अपने एग्जाम्स के लिए रेडी रहना चाहिए। तो चलिए आज अभी हम लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सबसे पहले। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर एज फॉलोज। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रपोजिशन एंड सेवेंथ इज कंजंक्शन एंड एथ इज इंटरजेक्शन। सो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि नाउन let's learn each one, let's revise each. So noun, what is noun? Noun एक नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, अब मोस्टली इन सभी को नाउन बोला जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं राजेश, इट्स अ नेम एंड इट इज अ नाउन। Rajpur, it is a place, it is also a noun. Okay, so the name, place, animal, things, these all are nouns. Then comes pronoun. What is the pronoun? Pronoun is a word which is used instead of noun. दैट्स वाई प्रोनाउन के नाम में ही नाउन आता है। देखो प्रोनाउन उसमें भी नाउन आता है। सो क्योंकि इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, राजेश इज अ गुड बॉय। सो यहाँ पर राजेश इज अ नाउन। अब now I will not tell that in each sentence. I will not tell that. I will repeat not कि Rajesh is a good boy, Rajesh is an intelligent boy, Rajesh is going school. I will not repeat Rajesh, Rajesh, Rajesh continuously. I will tell instead of Rajesh, he. First I will tell Rajesh is a good boy. Then I will tell he is a intelligent boy. So this the word used instead of noun, that is he, is a pronoun. He, she. Okay, these all are pronouns. Adjective. What is adjective? Adjective is a word which describes noun, which tells us more about the noun. Okay, so I will just take an example. That one only that I took first only. Rajesh is a good boy. So here, good is telling us about the noun, that is Rajesh. So that word good हम लोग को यहाँ पर बता रहा है कि राजेश एक अच्छा बच्चा है। कैसा बच्चा है? बच्चा तो नाउन है, लेकिन कैसा है, बाकियों से क्यों अलग है? क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है। सो वो जो अच्छा है मीन्स गुड, that word is an adjective because it is telling us more about noun. It can also be telling us more about pronoun, just like he is a intelligent boy. So here intelligent is again an adjective because it is telling us about more about he. Then comes verb.
What is a verb? Verb is an action word. Okay, so ये एक action word is a verb. I will give you an example. I am dancing. So here dancing is an action. To dance, to write, these are all actions that we do in our daily life or we may do many times. To dance, to walk, to run. The action the actions are very important and they are called as verbs. Okay? So to dance, to rain, they are not always in two with. They will be in different forms. Verbs have different many forms. Then comes adverb. Here adverb is again a word which describes us about verb. I will tell you that there is a difference in adjective and adverb. Please remember that adjective describes more about pronoun or a noun, but an adverb describes more about only a verb. Okay, so if the word is describing more about a noun or a pronoun, then don't write it as an adverb. It will be only an adjective. And if the word is more describing about a verb, then don't write it as an adjective because it will be a adverb. I will just give you example of a adverb. Okay, Rajesh runs fastly. Here, fastly is telling. Fastly is the word which is telling us more about the verb run. How he runs fastly. So that it is telling us more about the verb run. So therefore, it is a adverb. Okay, mostly adverbs are of the words which have the last ly letters. Mostly, not in all conditions. Okay, remember it. Next is preposition. I got a preposition is also a very important because preposition tells us about the position of the word or a noun. So how it will tell? See, on, above, after. These all are prepositions because they are telling us about the positions below, above. These all are examples of prepositions. Next is conjunction. Conjunction is a word which is a joining word also we can say that which joins two small sentences or a big sentence. Like Rajesh and Rahul are good boys. So here Rajesh and Rahul. I'm not saying like that. Ki Rajesh is a good boy. Rahul is a good boy differently. I'm not saying that like that way. I am joining both. They are of same no. So I'm telling them both again. So how will I write it? Rajesh and Rahul. So, and is a word which is joining these two small sentences. So therefore, it is a conjunction. Interjection. Interjection is a word which expresses our expressions. We can say our feelings, like like wow, I won the match. So these are feelings that we express when we are happy, sad, or our behavior. So these all words are called interjection. Now let's go to second topic, which is tenses that we have taken, which is a very important topic. क्योंकि टेंसेस हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं क्योंकि टेंसेस आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे. So there are three main tenses. They are as follows. First is present tense, second is past tense, third is future tense. So तीन मेन टेंसेस होते हैं. पहला होता है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो कि अभी चल रहा है. पास्ट यानी कि जो होता है भूतकाल यानी कि जो हो चुका है. फ्यूचर टेंस यानी कि जो होने वाला है या फिर भविष्य काल ऐसा that which is going to be happen. Each tense has its four different forms. So हर एक टेंस के चार अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. हाँ, हम लोग उन सब के बारे में बात करते हैं. उनके मेन हर एक में क्या उनके साथ जॉइंट होता है
वो है सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चारों ही हर एक के लिए फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट का देख लेते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, or we will say it as simple past tense. Okay, so that is the correct way. Past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Okay, so these are all four forms of past tense. Then comes future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. These are the four forms of each of the three main tenses. And when we have learned the meaning and how to identify which form, so I will just give a little revision that in simple tense, present simple tense will be always the verb will be with s in the last. Okay, s or es also it can be in present simple present tense, and it will be in present tense obviously. Then comes all the continuous tenses will have ing, present also, past also. Verb plus ing is the main of continuous tenses. Okay, but there is a difference to identify it is a present or a past or a future. How? We will identify with simple present tense, present continuous tense, if it is or are plus verb plus ing. Okay, and if how to identify past continuous tense, if the in the sentence if there is was or were plus verb plus ing. Huh? And in future we will do future continuous tense. We will identify by if in the sentence there is will or shall, be should also be there. So will or shall plus be plus verb plus ing. Okay, next comes perfect tense. परफेक्ट टेंस के लिए आपको एक याद रखना है, अगर प्रेजेंट होगा तो हैज और हैड होगा, और साथ में होगा पास्ट टेंस होगा वर्ब, क्योंकि हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द वर्क विच हैज जस्ट डन, अभी हुआ है, वी से इट लाइक दैट। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब के साथ हैड होगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और विल हैज या शैल हैव और शैल हैज होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे करेंगे, तो सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, बीन होता है साथ में, हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब। ओके, ये पास्ट में भी वैसे ही, लेकिन उसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब, एंड इन फ्यूचर विल have plus been, will shall, sorry not will shall, will has plus been, that all comes in perfect continuous tense. अब हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हमने सीखा है। फिर हम लोग ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं इन टॉपिक्स के अलग अलग स्पेसिफाई करके डिटेल में, आपको अगर वो चाहिए तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो अभी के लिए हम लोग बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। इन एक्टिव वॉइस द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज एज फॉलोज। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव, उसके लिए आपको एक्टिव वॉइस में वो जो फॉर्म होता है सेंटेंस का वो, और पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का फॉर्म होता है वो याद रखना होगा। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट प्लस होना चाहिए वर्ब, उसके बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट। But whereas in passive voice, the form of the sentence is as follows: object plus verb plus subject that should be there. So while converting from active voice to passive voice, subject plus verb plus object से अगर हम लोग object plus verb plus subject कर रहे हैं, तब जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके,
हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो इजीली आ जाएगा। नो, एक बात और याद रखना, नेवर चेंज द टेंस, यू हैव टू कीप द टेंस दैट ओनली एंड नेवर चेंज द मीनिंग। इन इंग्लिश ग्रामर वी कन्वर्ट many things but we never change the meaning. Example, the cat chased the mouse. This is in active voice because the cat is the subject, chased is the verb, and the mouse is the object. If we convert it into passive voice, then it becomes the mouse. That was the object has become now the subject, and the cat, which is the object subject, it has become an object. सो द उल्टा हो गया, देखिए, जो द माउस था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया, और जो द कैट था वो वो था सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, सो द माउस वाज चेस्ड बाय कैट, वी हैव नॉट चेंज्ड द टेंस, द टेंस इज पास्ट ओनली। Mostly the word by is used in the passive voice but not in all cases. So by word mostly use किया जाता है passive voice में but not in all cases. अब अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा। इफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस देन द वर्ड लेट विल बी यूज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओपन दी डोर एक्टिव में है लेकिन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो देयरफॉर इसका पैसिव में क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन। ओके, सो ये आप याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमने देखा था। द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज अ सेइंग दैट अ पर्सन हैज सेड। जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होगा वो एक बोला हुआ सेंटेंस होगा, मतलब लाइक राहुल सेड आई एम हैप्पी टुडे। ओके, लेकिन द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इज द सेइंग व्हिच हैज बीन टोल्ड एंड इट इज कन्वेड टू अनदर पर्सन। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, if one first person is saying to a second person something, then the second person is conveying that to third person. So अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोलता है आई एम हैप्पी टुडे, तो वो जो सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन को बोलेगा तो वैसे नहीं बोलेगा आई एम हैप्पी टुडे, वो बोलेगा कि ही वॉज हैप्पी दैट डे, क्योंकि वो हैप्पी नहीं था, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे विल नॉट यूज आई। सो दैट इज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग डायरेक्टली बता रहे हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन। इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो जाता है थर्ड पर्सन टू फोर्थ पर्सन। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। राहुल सेड आई एम हैप्पी टुडे, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब अगर इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हो जाएगा राहुल सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे। सो बहुत सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपको उनकी लिस्ट चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखेगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। The word that is mostly used in indirect speech but not in all cases. So यहाँ पर जो word that आता है ना, दैट, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली दैट वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन वो सभी केसेस में नहीं होता। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बहुत बार अलग वर्ड्स भी यूज करते हैं सैड के अलावा, जैसे कि एक्सक्लेम्ड, अगर कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा, जैसे कि अगर मैं बोल सकता हूँ वैसे, राहुल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे, सो ही हैज एक्सक्लेम्ड। So we will write that Rahul exclaimed that what a beautiful day it was. Okay. अब अगला टॉपिक देखते हैं जो हमने अभी तक किया है, that is verbals, that are infinitives, gerunds and participles. These three are called as verbals, which are we had done. So हम लोग एक एक को फटाफट देख लेते हैं। Infinitive, the two plus root verb or form in a sentence is an infinitive. सो जो एक सेंटेंस में वर्ब के साथ जो टू होगा, अगर वर्ब के साथ रूट वर्ब, व्हाट आई एम हियर टेलिंग कि वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं होना चाहिए, जो पहला रूट वर्ब है और उसके पहले टू होना चाहिए, तो वो इन्फिनिटिव होगा। एग्जांपल देखते हैं। इन द सेंटेंस शी लव्स टू डांस, टू डांस इज इन्फिनिटिव। ओके, सो जहाँ पर भी टू और उसके बाद वाला वर्ब होगा, टू प्लस रूट वर्ब वी कैन से, उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं।
Gerund. A gerund is a verb which is used as a noun in a particular sentence which oftenly answers the question what. सो वो एक जीरेंड है वो एक वर्ब है लेकिन उसे एक पर्टिकुलर सेंटेंस में उस तरह फॉर्म किया है कि वो नाउन लगे जैसे कि एग्जांपल इन द सेंटेंस स्विमिंग इज माय हॉबी। तो इसमें स्विमिंग के बारे में हॉबी क्या है वो हमें स्विमिंग के बारे में बता रहा है। सो हॉबी इज योर एडजेक्टिव। तो हॉबी हमें वो स्विमिंग के बारे में ज़्यादा बता रहा है ना। So swimming here is a verb but it is used as a noun. So हम लोग swimming को बोलेंगे gerund। हाँ और which oftenly answers the question what मतलब कि अगर आप देखो स्विमिंग इज माई हॉबी। अगर हम लोग इसमें आपको मन में सोचना है कि स्विमिंग को अगर इसमें से निकाल दे और इसके जगह पे एक क्वेश्चन रखने को बोलेगा कोई तो आप क्या रखोगे व्हाट इज माई हॉबी। ओके तो उसका आंसर आना चाहिए स्विमिंग। अगर व्हाट फॉर्म करके बच्चों क्वेश्चन फॉर्म करते हो आप उसका आंसर अगर स्विमिंग आ रहा है या फिर जो भी वर्ब है तो वो एक जिरंडी होगा। ओके सो दैट इज अ ट्रिक विच वर्क्स मोस्टली बट नॉट इन ऑल कंडीशंस। ये ट्रिक से आप ना जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं। पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू टाइप्स प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं द वर्ब प्लस आईएनजी गोइंग कमिंग गिविंग। सो जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे फाइंड आउट करोगे आप अगर व्हाट का आंसर मिलता है तो वो एक जीरेंड है अगर नहीं मिलता है व्हाट का आंसर तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल गिवन रिटन प्लेड एक्सेट्रा। मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जो वर्ब का पास्ट टेंस है ना पास्ट फॉर्म वो नहीं उसका और एक पास्ट फॉर्म जैसे कि मैं बोलता हूँ राइट राइट का पास्ट फॉर्म होता है रोट लेकिन उसका थर्ड पास्ट फॉर्म होता है रिटन। सो दैट वर्ड्स आर टेकन इन पास्ट पार्टिसिपल। अब अगला आता है क्लॉजेस जो हमने किया था मेन एंड सबऑर्डिनेट। हमने ये दो मेन किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ क्लॉज कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो एक सब्जेक्ट और वर्ब रहने वाले एक ग्रुप ऑफ वर्ड को बोलेंगे हम लोग एक क्लॉज। सो वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फिर एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस मेन एंड सबऑर्डिनेट। मेन क्लॉज अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड बाय itself as a complete sentence even if you read just the main clause it makes good sense। so एक मेन क्लॉज एक सेंस रखता है उस मेन क्लॉज जिस भी सेंटेंस में होगा उसमें एक सेंस होगा। हाँ हमें एक मीनिंगफुल होगा वो वो एक इंडिपेंडेंट है इट इज नॉट डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज अब सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज। It cannot stand by itself as a complete sentence. If you read just the subordinate clause, it does not make good sense. And the above sentence, because I was getting dark, is the subordinate clause. If you read only this clause, you realize that it is incomplete and the sentence includes something else. So I have taken a sentence that uh, I went home because it was getting dark. So in this sentence अगर हम लोग सिर्फ because it was getting dark को देखें तो वो कोई मीनिंग नहीं दिखाता हमको कुछ समझ भी नहीं आता उस पार्ट से। तो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है क्योंकि हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। ओके सो इट सबऑर्डिनेट क्लॉज अलोन डज नॉट मेक एनी सेंस। सो इट इट वाज गेटिंग डार्क I went home because it was getting dark. So I went home here it is a main clause और subordinate clause होता है because it was getting dark। क्यों हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे by subordinating conjunction। so what is a subordinating conjunction जो दो clauses को join कर रहा है जैसे कि because। हाँ यहाँ पर बिकॉज इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है आई वेंट होम और इट वॉज गेटिंग डार्क इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है बिकॉज। तो जब आप लिखोगे मेन क्लॉज यू विल राइट आई वेंट होम। जब लिखोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज तब आप बिकॉज को भी मेंशन करोगे आप उसको अलग से नहीं लिखोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके या फिर आप लिखना है तो लिख सकते हो लेकिन बिकॉज को भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही मेंशन करना होता है।
Subordinate clauses are further classified into adjective clauses, adverb clauses, and noun clauses according to whether they act as adjectives, adverbs or nouns respectively. So अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। We use different forms of adjectives and adverbs to show comparisons. They are known as degrees of comparisons. So हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स लेते हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज अ फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म्स है वो. ओके, सो वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. दे आर नोन एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं. दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. दिस आर द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर. ओके, फिर कंपैरेटिव में अगर उसको करेंगे तो वो हो जाएगा ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर. सो वहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है. सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट डिग्री. देयर सिस्टर इज द टॉलेस्ट अमोंगस्ट 3. ओके, तो ये हो जाता है. और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन्हें चेंज करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है. आप उसमें जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको उसे ज़रूर देखना है चाहिए. ओके, सो आज का हमारा यहीं पर ख़त्म होता है वीडियो, क्योंकि हमने सारे जितने भी अभी तक टॉपिक्स के उनको सबको रिवाइज कर लिया है. ओके.